यस सर। नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, बृहन्मुंबई महानगरपालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग आयोजित ऑनलाईन अध्यापन तासिकेमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। मी रामदास तिडके, टिळकनगर मनपा हिंदी माध्यमिक शाळा चेंबूर 89। आजचा आपला विषय आहे प्रश्न पत्रिकेत जो पहिला प्रश्न असतो त्याच्यातला आपण काल अ आणि आ पाहिला आहे। आज ई प्रश्न पहिल्यामधलं ई अपठित गद्य उतारा, हा अपठित गद्य उताराविषयी आपण काय करणार आहोत, आज माहिती घेणार आहोत। आता हा अपठित गद्य उतारा जो असतो तो तुम्ही कधीही वाचलेला नसतो सर्वात प्रथम, त्यामुळे बऱ्याच मुलांना कन्फ्युजन होतं की हा पुस्तकातला नाही, हा इतरही कधी बघण्यात आलेला नसतो, कधी पेपरमध्ये कुठं तुमच्या वाचण्यात बघण्यात पाहण्यात कधीच आलेला नसतो। अपठित याचा अर्थ काय होतो की अपठित म्हणजे यापूर्वी कधीही न पाहिलेला किंवा न बघितलेला, तुमच्या दृष्टीस किंवा तुमच्या वाचनात न आलेला, असा हा पहिला प्रश्न जो असतो तो पहिल्या प्रश्नातला ई असतो तो हा अपठित गद्य उतारा हा बाहेरील पुस्तकातून किंवा एखाद्या पेपरचं कात्रण किंवा कुठल्याही एखाद्या तुमच्या अक्षर भारती पुस्तकाच्या बाहेरचा हा प्रश्न तुम्हाला 4 मार्कासाठी विचारला जातो। बच्चों, ये बात ध्यान में रखिए कि प्रश्न पहला अ आ के बारे में हमने कल जानकारी ली है। प्रश्न पहला जो ई है हमारा, वो अपठित गद्य उतारा यानी कि अपठित गद्य उतारा का वो जो सारांश रहता है, जो गद्य रहता है वो अपठित यानी पहले कभी भी ना पढ़ा हुआ, जो आपने कभी उसको देखा नहीं होता है, कभी सुना नहीं होता है, ना आपने कभी पढ़ा होता है, ये जो है वो किताब का बाहर का पैसेज रहता है। किताब की बाहर की पैसेज होने की वजह से सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि ये आपने कभी सुना नहीं, इसलिए बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अपठित गद्य उतारा का मतलब होता है आपने उसके पहले कभी ना पढ़ा हुआ हो, और वो हम लोगों को, आप लोगों को परीक्षा में प्रश्न पहला ई में 4 मार्क के लिए, 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। अपठित गद्य उतारा विभाग गद्य प्रश्न क्रमांक 1 ई। आता जो उतारा या जो पैसेज आपको पूछा जाता है उसे आपको क्या करना होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो उतारा आपको ध्यानपूर्वक क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद उसके जो शब्द है, बड़े बड़े शब्द है, उसको अंडरलाइन करते समय पढ़ते पढ़ते उसको लाइन खींचने की, जबकि उसके ऊपर जो सवाल आपको जो कृति करनी होती है वो ध्यान से पूर्वक एक एक शब्दों का अर्थ समझना होता है, और फिर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके ऊपर आपको क्या करने होते हैं, सवाल सॉल्व करने होते हैं। सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ही आहे की ज्यावेळेस तुम्ही उतारा वाचताल, उतारा काळजीपूर्वक वाचायचा। काळजीपूर्वक उतारा वाचल्यानंतर प्रत्येक शब्दला लक्षात ठेवण्याचं काम हे तुमचं आहे, कारण प्रत्येक एका शब्दावर सुद्धा एखादा प्रश्न तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो। एका वाक्यात उत्तरे असतील किंवा कृती करत असताना प्रश्न दिले असेल त्याच्यासमोर ते उत्तर तुम्हाला शोधून लिहावे लागतात। दुसरी गोष्ट ही आहे की दिलेल्या प्रश्नाचे उत्तर हे दिलेल्या उतार्यावरच आधारित असावे। प्रश्न पहिला ई अपठित गद्य उतारा, तो उतारा काळजीपूर्वक वाचल्यानंतर सर्वात महत्वाची गोष्ट की प्रत्येक लाईनला अंडरलाईन खिचून त्याचे प्रत्येक शब्द तुम्हाला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे, आणि उत्तर लिहिताना काळजीपूर्वक उतार्यातलेच प्रश्नाचे उत्तर असतील याची दक्षता तुम्हाला घ्यावी लागेल। मुलांनो, जब आप उतारा पढ़ते हो तो वो ध्यानपूर्वक पढ़ते समय आपको क्या करना पड़ता है कि वो जो आंसर आप फिर पीछे पूछे गए सवालों के जो आंसर लिखेंगे वो आंसर उसी पैसेज में से होने चाहिए। इधर उधर का कोई आप लिखेंगे तो उसके नंबर आपको मिलेंगे नहीं। इसीलिए काळजीपूर्वक ध्यानपूर्वक क्या करना पड़ता है, आपको पैसेज पढ़ना पड़ता है, और पैसेज पढ़ने के बाद उसके एक एक लाइन को लाइन खींचने के बाद आप जो ध्यान में रखते हो और जो आपको सवाल पूछे गए हैं उसके ऊपर ही आपको क्या करना पड़ता है,
उसके आंसर लिखने पड़ते हैं। और वो आंसर लिखते समय आपको इतना ध्यान देना है कि जो भी सवाल आपको पूछे गए हैं उनका आंसर उसी पैसेज में होना चाहिए। अगर आप इधर उधर के आंसर लिखेंगे तो आपको मार्क नहीं मिलेंगे। कई बच्चों के आंसर गलत होते हैं और उसके नंबर फिर कट जाते हैं। पैसेज ज्यादा बड़ा नहीं होता है, 5-7 लाइन का पैसेज होता है, उसको आपको क्या करना पड़ता है, ध्यान पूर्वक पढ़ना। ये इससे आपने पहले कभी देखा नहीं होता है, कभी उसको सुना नहीं होता है, कभी ना आपके नजर में कभी आया हुए। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ से आ गया, किताब में भी नहीं है, और फिर कंफ्यूज होने के बाद उसको छोड़ देते हैं। उसे छोड़ने का नहीं, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण पैसेज है। इसी पैसेज का आपको प्रश्न 5वां में जो उपयोजित लेखन है उसमें क्या करना है, फिर सारांश लेखन आपको करना है। इसी पैसेज का क्या करना है आपको, फिर प्रश्न 5वां जो उपयोजित लेखन का प्रश्न होता है उसमें इसी पैसेज का सारांश लेखन करना होता है। उधर भी आपके 5 नंबर जुड़ जाते हैं। इसीलिए पैसेज सबसे महत्वपूर्ण है। इससे ऊपर आपको कंसंट्रेशन करनी है। अगर आप इधर उधर का नहीं है करके इसको छोड़ देंगे तो फिर सारांश लेखन करते समय आपको भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसको ध्यान पूर्वक पढ़ने का, 1 बार पढ़ने का, 2 बार पढ़ने का, जब तक समझ में नहीं आता है। लेकिन ज्यादा टाइम इधर ही वेस्ट नहीं करने का। 1-2 बार पढ़ने के बाद ये समझ में आता है, और ये पढ़ने के बाद जो सवाल आपको पूछे जाते हैं ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद, मग तुम्हाला ते काय करावं लागेल, त्याचे प्रश्न त्या उत्तरातच असतात। त्या उत्तरातूनच तुम्हाला काय करायचे आहे, ते प्रश्न विचार लिहायचे आहेत। आणि हाच पॅसेज जो आहे, मग काय तुम्हाला उपयोजित लेखन जे आहे, त्या उपयोजित लेखन मध्ये प्रश्न 5व्या मध्ये सारांश लेखन करता प्रश्न तिथं असतो की प्रश्न पहिला ईच सारांश लेखन करा। मग ह्याच पॅसेजचं तुम्हाला काय करायचं असतं, सारांश लेखन करायचं असतं। आकलन कृतीचे उत्तर अचूक लिहावे। जी काय तुम्हाला प्रश्न वाचल्यानंतर, पॅसेज पढ़ने के बाद, पॅसेज उतारा वाचल्यानंतर जे काय तुम्हाला लक्षात आहे त्या कृतीचं जे उत्तर तिथं विचारलेलं असतं, कुठलीही कृती असं, ते उत्तर काय करावं लागेल तुम्हाला, अचूक प्रमाणे काय करावे लागेल, लिहावे लागेल। कारण उत्तर अचूक म्हणजे बरोबर लिहायचंय, गलत लिहायचं नाही। अचूक म्हणजे एकदम बरोबर, एकदम करेक्ट आंसर आपको क्या करना होता है, आपको लिखना पड़ता है। आप पैसेज पढ़ते हैं, पैसेज पढ़ने के बाद आपके ध्यान में कितना है, जो प्रश्न का सवाल पूछा गया है उसका आंसर आपको क्या करना पड़ता है, फिर उधर बरोबर से लिखना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि बच्चे इसको छोड़ देते हैं। इसे छोड़ने का नहीं, क्योंकि ये अगर आप ये करेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो फिर सारांश लेखन में आपको प्रश्न 5वां में उपयोजित लेखन में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जब से कि ये आकलन कृतीचे उत्तर अचूक लिहावे। आकलन जे तुम्हाला आकलन झाले, जो आपको आकलन हुआ है, जो कृति आपको पूछी गई है, कृति में सवाल आपको पूछे गए हैं, वो उसके जो प्रश्न है उसके सवाल आपको क्या करने पड़ेंगे, बराबर लिखने पड़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि उतारा ध्यानपूर्वक पढ़ने का। ध्यानपूर्वक उतारा पढ़ने के बाद उसको एक एक लाइन को लाइन खींचने का। लाइन खींचने के बाद जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके ऊपर जो आप आंसर लिखने वाले हैं वो उस उतारा में होने चाहिए। जो सवाल पूछे जाते हैं उस पैसेज के ऊपर ही पूछे जाते हैं, तो आपको आंसर भी उधर से ही ढूंढकर क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। अगर आप गलती से इधर उधर के आंसर निकालोगे करोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी गलती नंबर कट जाएंगे। आणि ज्यावेळेस तुम्ही उतारा वाचता, ज्यावेळेस ध्यानपूर्वक वाचता, त्यावेळेस तुमच्या लक्षात तो किती राहिला आहे, तुम्हाला किती आकलन झालेलं आहे, त्या कृतीचं उत्तर म्हणजे जी कृती तुम्हाला विचारली गेली आहे त्या कृतीचं उत्तर तुम्हाला अचूक, अचूक म्हणजे बरोबर, परीक्षा में होता है ना अचूक शब्द लिखो, तो उसमें बरोबर, अचूक का मतलब क्या होता है, बराबर आपको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। आपका पहला प्रश्न आ कल सर ने पढ़ाया है, ये आपका प्रश्न पत्रिका का प्रश्न पहले का ई कैसे लिखना है ये मैं आपको आज बता रहा हूं। तो सबसे जो बात है वो ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए उस पैसेज को आपको क्या करना पड़ता है, उसको लिखना पड़ता है। इसमें मैंने आपको पैसेज के 3 उदाहरण दिए हैं। 3 उदाहरण में पहले पैसेज पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए उसको ध्यान में रखो, पैसेज पढ़ो, उसको समझ लो, समझने के बाद
प्रश्न पढ़ो, फिर उधर क्या करो, पैसेज में डबल ए करके उसके आंसर ढूंढो और वो आपको लिखने पड़ते हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप परीक्षा में 4 नंबर का उधर ही उधर देखने का पैसेज है, इसको ना छोड़ते हुए, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते थे तो उसको छोड़ो मत, ये आपको 4 नंबर आराम से दे पाएगा। इसके ऊपर ही फिर आपको उपयुक्त लेखन में मैं बार बार ये दोहरा रहा हूं कि यही पैसेज आपको प्रश्न 5वां उपयुक्त लेखन में इसका क्या करना पड़ता है, सारांश लेखन करना पड़ता है। तो फिर एक बार रिपीट करता हूं मैं, पैसेज को देखते समय प्रश्न पहले ही में उतारा जो है काळजी पूर्वक वाचने, यानी पैसेज ध्यान पूर्वक पढ़ना, उसको लाइन खींचना, उसके आंसर ध्यान में रखना और उसमें जो पैसेज के दिलेल्या प्रश्नाचे उत्तर हे दिलेल्या उतार्यावर आधारित असावेत आणि तुम्हाला जे प्रश्न विचारलेले आहेत, जो सवाल आपको पूछे गए हैं, वो सवाल उसी पैसेज में होने चाहिए, उसके आंसर उसी पैसेज में होते हैं, उधर से ही आपको ढूंढकर उसको लिखने हैं, उसके आधारित उसके ऊपर ही वो होने चाहिए, इधर उधर का फापट पसारा या कुछ गलती से इधर उधर का लिखने का नाही। आकलन करतीचे उत्तर अचूकले हवे आणि जे तुम्हाला आकलन करती झालेली असते, जे तुम्हाला लक्षात राहिलेलं आहे, पैसेज पढ़ने के बाद जे अपने ध्यान में आया है, ते वो उधर आपको क्या करना पड़ता है, फिर वो अचूक लिखना पड़ता है। उतारा 1, उदाहरण के लिए मैंने आपको इधर एक पैसेज दिया है, उस पैसेज को कैसे सॉल्व करना पड़ता है मैं आपको अब बताऊंगा। प्रश्न पहला ई, प्रश्न अ आ हो गया, पाठ के ऊपर गद्य के ऊपर आता है, प्रश्न आ भी गद्य के ऊपर आता है, लेकिन ये जो ई है अपठित उतारा, ये अपनी किताब में से नहीं होता है। प्रश्न पहिला ई, पुढील अपठित गद्य उतार्याच्या आधारे दिलेल्या सूचनानुसार कृती करा। आपको क्या करनी है, पैसेज पढ़ना है और फिर कृती करनी है। बघा, एक फुलाचे होते व त्याच्या शेजारी एक दगडाचे गाव होते। फुलाची मने कोमल, निरागस, सुगंधी व नाजुक होती। क्या है इधर, एक फूल का गांव रहता है और एक उसके ही पड़ोस में क्या होता है, एक पत्थर का गांव होता है। अभी आपको तो मालूम है, फूल जो रहते हैं, फूल का मन कैसे रहते हैं, कोमल रहते हैं, नाजुक रहते हैं, निरागस, लोगों को सुगंध देने वाला, यानी परोपकार। फूल जो रहता है वो परोपकारी रहता है, चाहे वो किसी के अस्थि पे जाएगा या भगवान के मंदिर में किसी के इसमें कलश में जाएगा, किसी के पूजा के लिए जाएगा या किसी के माला में जाएगा, लेकिन पत्थर ऐसे नहीं होते हैं। इन दोनों का भेदभाव इस पैसेज में क्या किया है, बताया गया है। एक फुलांचे होते व त्याच्या शेजारी एका दगडाचे गाव होते। फुलाचे मने कोमल, निरागस, सुगंधी व नाजूक होती। दगडाच्या स्वभाव मात्र कठोर, गर्विष्ठ, क्रूर व हिंसक होता। आणि कसं, एक फूल का गाव था, एक पत्थर का गाव था। फूल का जो मन है, फूल का जो दिल है, वो कोमल, निरागस, सुगंधी, निरागसमय था और पत्थर जो थे, पत्थर कठोर ही रहते हैं, गर्विष्ठ रहते हैं, क्रूर। पत्थर का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पकड़कर दूसरों को मारने के लिए, इसलिए वो क्या होते हैं, पत्थर हिंसक होते हैं, क्रूर व हिंसक होता स्वभाव। दोनों के स्वभाव का क्या किया इधर वर्णन किया है। एकदा दगडाने फुलाकडे तक्रार केली, एक बार पत्थर फुलों से तक्रार करते हैं की फुलांनी त्यांचा गाव सोडून निघून जावे। काय करावे, फुलांनी त्यांचा गाव सोडून निघून जावे। पत्थर फूलों के पास तकरार कर रहा है कि आप क्या करो, ये जो आपका गाव है ये छोड़कर चले जाओ। फुले म्हणतात, फुले म्हणाली आमचा दोष काय। फूल पत्थर को बोलते कि हमारा दोष क्या है, आप क्यों कह रहे हो कि मुझे ये अपना गाव छोड़ जाने के लिए। तो दगड म्हणाली, पत्थर म्हणाली, तुमचा प्रामाणिकपणा, भोळेपणा व दयाळूपणा आम्हाला आवडला नाही। तुमचा काय झाला, प्रामाणिकपणा, भोळेपणा व दयाळूपणा आम्हाला आवडला नाही। विशेष म्हणजे तुमचा सुगंध आमच्या गावात पसरतो, तो बिल्कुल आवडत नहीं। और फिर पत्थर उनके कहते हैं कि तुमचा प्रामाणिकपणा, भोळेपणा, दयाळूपणा हा काय झाला, आम्हाला आवडला नहीं। म्हणजे फूलों के गुण कौन से है इसमें, फूलों के गुण ही है, निरागस, सुगंध, प्रामाणिकपना, भोळेपना, दयाळूपना। और पत्थर के गुण कौन से रहते हैं, गर्विष्ठ, क्रूर और हिंसक रहता है पत्थर। तो फूल कैसे रहते हैं, प्रामाणिक रहते हैं, भोलसर रहते हैं और उसमें दिल में क्या होता है, दयालुपना होता है। ये फूलों के गुण है। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस इधर क्या किया है, बताया गया है। आमच्या गावात पसरतो, और पत्थर बोलते हैं कि आपका जो सुगंध है, आपका प्रामाणिकपना है, आपका सुगंध क्या होता है, हमारे गांव में इधर उधर फैल रहा है, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है।
ते बिल्कुल आवड़त नहीं। तुम्हें ताबड़तोब इतून निगा, आप जल्दी से जल्दी ये गांव छोड़ के चले जाओ, क्योंकि आपका जो स्वभाव का गुण है, कौन सा, प्रामाणिकपणा, भोळेपणा, दयाळूपणा, सुगंध, हे काय होतो आमच्या गावात पसरतो, ते बिलकुल आम्हाला आवडत नाही। तुम्ही ताबडतोब इथून निघा, नाहीतर आम्ही तुम्हाला ठेचून काढू। ठेचून काढू म्हणजे काय, हम आप ये गांव छोड़ के चले जाओ, नहीं तो हम क्या करेंगे, पत्थर बोल रहे फूलों को कि पकड़कर मारेंगे। ठेचून काढो म्हणजे काय, बेदम मारेंगे, बहुत मारेंगे। फूल नम्रपणे इतकेच म्हणाली आणि फूल नम्र हो गए, उन्होंने हाथ जोड़ दिए। नम्र से क्या कह रहे कि तुम्ही खुशाल आम्हाला ठेचा, आप बेशक हमको क्या करो, ठेचा म्हणजे मारो। ठेचा म्हणजे वो ठेचा वो नहीं है, जो रोटी के ऊपर जो ठेचा रहता है वो ठेचा नहीं है। जेवढे तुम्ही आम्हाला ठेचाल, जेवढे तुम्ही आम्हाला माराल, जेवढे तुम्ही आम्हाला ठेचाल, तेवढा श्वास जास्त जास्त पसरेल। दगडांनी केली ती हिंसा आणि फुलांनी सांगितली ती अहिंसा। म्हणजे हिंसा कौन कर रहा है, इनसे पत्थर कर रहे हैं, और अहिंसा का यहाँ प्रतीक कौन है, अहिंसा का प्रतीक यहाँ फूल है। और फूल भी बोलते हैं कि आपको मारना है तो हमें बेशक मार सकते हो, तुम्हें हमारा खुशहाल ठेचा, आप जितना हमें पीटोगे उतना ही हमारे फूलों में से ज्यादा सुगंध, ज्यादा सुवास क्या होगा, इधर उधर ज्यादा फैलाएगा, तेवढाच सुवास जास्त पसरेल। दगडाने केली ती हिंसा आणि फुलांनी केली ती, सांगितली ती अहिंसा। आणि दगडाने केलेली काय आहे ती हिंसा, आणि फुलांनी सांगितली ती अहिंसा। तो इस पैसेज में हिंसा कौन कर रहा है, अहिंसा का प्रतीक क्या है, फूलों के गुण कौन से है, और सबसे महत्वपूर्ण पत्थर के गुण स्वभाव कैसा है, इस ये बताया गया है। तो प्रश्न भी इसके ऊपर ही आएंगे। इसके प्रश्न ऊपर आने के बाद आप वैचारिक कृति को चालना देने के लिए, आपके बुद्धि को चालना देने के लिए आकलन करते में से आपको इसमें इस पैसेज से क्या लेना चाहिए, तो ये भी आपको इसके ऊपर भी प्रश्न आ सकता है कि ये पैसेज किस लिए दिया है आपको पढ़ने के लिए। इसका आकलन होने के बाद क्या है, इससे कौन हिंसा कर रहा है, कौन अहिंसा कर रहा है, अहिंसा का प्रतीक कौन था। हमारे हमारे देश में भी गांधी जी जैसे अहिंसा के प्रतीक हुए हैं, महात्मा गांधी जी, इनको बिल्कुल हिंसा पसंद नहीं थी। तो ये इसीलिए है कि हिंसा से काम नहीं चलता है। अगर समाज को खुश रखना है, देश को खुश रखना है, तो अहिंसा ही काम आती है। पत्थर और फूलों का ये प्रतीक में इस पैसेज में दिया है। आप सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आकलन करते समय आपको प्रश्न इधर दिया है की दगडांना फुलाचे हे गुण आवडत नव्हते। समज में आया। आता दगडांना फुलाचे कुठले गुण आवडत नव्हते, कुठले कुठले गुण होते दगडाचे फुलांमध्ये, दगडांना फुलाचे हे गुण आवडत नव्हते, कुठले गुण होते, त्यांचे बघा इथे उत्तर आहे। तिथे दगड म्हणाले तुमचा प्रामाणिकपणा, भोळेपणा, दयाळूपणा आणि आम्हाला काय होतो आवडत नाही। आणि दगडांना फुलाचे कुठले गुण आवडत नव्हते, मग प्रामाणिकपणा। उत्तर काय येईल, आंसर में क्या आएगा, दगडांना फुलाचे हे गुण आवडत नव्हते। पत्थर को फूल के एक गुण पसंद नहीं थे। कौन से गुण पसंद नहीं थे, ये भोळेपना इधर आएगा एक में कृति करते समय, दूसरे में आएगा दयाळूपणा, तीसरे में आएगा भोळेपणा, दयाळूपणा आणि प्रामाणिकपणा किंवा त्यांची सुगंध देण्याची, खुशबू देण्याची जी वृत्ती आहे ती काय होत होती, दोगुना आवड़त नव्हती। ऐसा ये दो गुण के लिए, दो नंबर के लिए, दो मार्क के लिए क्या होगा, पैसेज का एक प्रश्न आपको आएगा। जैसे कि आपने पढ़ा, आकलन किया, आकलन कीते समय ध्यान से पढ़ते समय उसको अंडरलाइन करने का, फूल के गुण कौन से है, फूल के गुण इधर दिए है। पत्थर के गुण कौन से है, पत्थर के गुण है गर्विष्ठ, कठोर, हिंसक। तो ये आपको ऐसे लिखना है। दगडांना फुलाचे हे गुण आवडत नव्हते, दयाळूपणा, प्रामाणिकपणा, भोळेपणा। आता आकलन करती, हिंसा आणि अहिंसा यातील फरक सांगा। आकलन करती, हिंसा आणि अहिंसा यातील फरक कुठला सांगा। हे पहिले आकलन करती का उत्तर है, कौन से, ये दगडांना फुलाचे हे गुण आवडत नव्हते, आकलन करती प्रामाणिकपणा, भोळेपणा, दयाळूपणा आणि फुलांचा सुगंध। आणि प्रश्न दुसरा कोणता है, हिंसा आणि अहिंसा या दोघातील फरक सांगा। हिंसा आणि अहिंसा या दोघातील फरक काय असू शकतो, हिंसा कौन करता है, हिंसा किसे कहते हैं, और अहिंसा क्या होती है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पूछा गया है। तो आकलन कृतीमध्ये त्याचं उत्तर आपल्या स्वतःच्या मनानं, अपने मन से पैसेज से जो संदेश आपको दिया है उसको उसमें कन्वर्ट करके
आपसे मन से आपको बुद्धि को थोड़ा सा चालना देके अपने थोड़े से इसमें, लेकिन वो पैसेज के ऊपर ही होना चाहिए। मतलब आपकी बुद्धि को चालना देगी तो इधर उधर का नहीं लिखना है। जो पैसेज में जो आपको संदेश दिया गया है कि अहिंसा और हिंसा में के ऊपर ये पैसेज है। हिंसा क्या होती है, अहिंसा क्या होती है, उसके लिए उदाहरण दिए है दगड पत्तर और फुल के, दगड आणि फुलाचं तुम्हाला उदाहरण दिलेलं आहे आणि त्यानुसारच काय करायचंय मग तुम्हाला इथे ते अनुसरून उस पैसेज के ऊपर अनुसार ही उसके ऊपर आंसर लिखना है। तो हिंसा आणि अहिंसा प्रश्न है दूसरा आकलन कृति में, हिंसा आणि अहिंसा या दोघातील फरक सांगा। तो हिंसा क्या होती है, आकलन कृति, आपको क्या समझ आया पैसेज पढ़ने के बाद? देखो हिंसा आणि अहिंसा या दोघातील खूप फरक आहे। हिंसा आणि अहिंसा इसमें क्या है, बहुत फरक है। गांधीजीचे असे मत होते की हिंसा ही कुठल्याच ठिकाणी बरोबर नहीं, और महात्मा गांधी का उदाहरण मैंने आपको दिया था, वो हिंसावादी थे। उनको भी ये पसंद था कि हिंसा करना, किसी की मारपीट करना, किसी का खून निकलना या किसी का खून करना या हिंसा करना, जाल पोल करना, ये कोई नहीं कौन से भी ठिकाण पे क्या है बरोबर नाही। ज्यावेळी उत्तर आहे, ज्यावेळी ठिकाण बरोबर नाही, ज्यावेळी आपल्या मनामध्ये अशुभ भाव उत्पन्न होतात त्यावेळी आपल्याच आत्म्याची हिंसा होत असते। राग द्वेषाच्या अधीन होऊन अगर निष्काळजीपणामुळे मनुष्य जेव्हा दुसऱ्याच्या जीवनाला दुःख देतो तेव्हा हे कृत्य ही हिंसा या संज्ञेस पात्र होते। त्यांचा उलट अहिंसा हा मनुष्याचा स्थायी भाव असल्याने त्यांनी प्रश्न सुटतात, तर हिंसेने प्रश्न अधिक बिकट होत राहतात। त्याच बरोबर अहिंसेने मनुष्यात बदल होतो। अहिंसा मनुष्य मधले परस्पर प्रेमाचे नाते पक्के करते। ये अहिंसा और हिंसा के बीच में का फर्क है। गांधी जी बोल रहे हैं, वो आंसर में बताया गया है, जो आंसर लिखा है अहिंसा का और अहिंसा का फर्क बताया है, उसमें ये लिखा गया है कि अहिंसा कौन से भी ठिकान पे बराबर नहीं है। हिंसा से आदमी क्या होता है, राग और द्वेष का अधीन होता है, और निष्काळजीपणे मनुष्य काय करतो, दूसरों को कष्ट देता है। दूसरों को कष्ट करना इसको अहिंसा कहते हैं। लेकिन हिंसा जो है, हिंसा इंसान का क्या है, स्थायी भाव है, और किसी से प्यार करना या किसी से ईर्ष्या करना, इनसे ज्यादा प्रश्न सवाल नहीं होते हैं तो बढ़ जाते हैं। लेकिन अहिंसा हा क्या है, इंसान का स्थायी भाव है, वो इंसान में बदल करता है। और अहिंसा से क्या होता है, इंसान इंसान में से जो प्यार का प्रतीक है, प्रेमाची जो रिश्ता रहता है, प्यार का रिश्ता, वो क्या होता है, बढ़ते रहता है। समझ में आया? ये पैसेज ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही उसकी क्या होती है, उत्तर रहते हैं। अब ये उतारा क्रमांक 2, उतारा क्रमांक 2, उसमें मानवीय जीवन का विकास में शिक्षण का क्या महत्व है। मेरे ख्याल से पिछले साल एग्जाम में आया था, मेरे ख्याल से पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पैसेज आया था, वही पैसेज मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए कि तो मानवीय जीवन में शिक्षण का क्या महत्व है, ये आपको इस पैसेज में बताया गया है। तो मानवीय जीवन विकासात शिक्षणाला महत्वपूर्ण स्थान आहे। शिक्षण मानवाच्या मानसिक व बौद्धिक आहे, शिक्षण मानवाच्या मानसिक व बौद्धिक शक्तीचा काय करते, विकास करते। शिक्षणाशिवाय माणूस पशु समान होतो। स्त्री आणि पुरुष या दोघांनाही शिक्षा घेणे अत्यंत आवश्यक आहे। जर स्त्रियांना शिक्षण देण्यात आले नाही तर अधिकाधिक समाज मागासलेला राहील। आजकाल जगातली पुष्कळशा भागात आपणा स्त्री शिक्षणाचे चांगले परिणाम दिसून येतात। परिणामतः पुष्कळ वाईट रीतीभाती आणि अंधश्रद्धा समाजातून वेगाने नाहीशा होत आहेत। राष्ट्रीय विकासाच्या प्रत्येक क्षेत्रात आज स्त्रिया पुरुषांच्या बरोबरीने काम करत आहेत आणि त्याच बरोबरीने जबाबदारीच्या कामात त्यांना काय करत आहेत, मदत करीत आहेत। शिक्षण का महत्व इंसान के जीवन में क्या है, और स्त्री और पुरुष इनको शिक्षण देने से, स्त्रियां खास करके जो लेडीज है उनकी पढ़ाई के बारे में इसमें बताया गया है। मानवीय जीवन विकास में शिक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षण मानव का मानसिक और बौद्धिक शक्ति का क्या करता है, विकास करता है। आपको एक एक प्रश्न एक एक लाइन के ऊपर भी आएगा तो आप उत्तर लिख सकते हैं। मानो क्या ऐसा प्रश्न आ गया कि
मानवी जीवन विकासात कशाला महत्व आहे? कशाला महत्व आहे? आपल्या जीवनामध्ये कशाला महत्व आहे? तर कशाला महत्व आहे? शिक्षणाला महत्व आहे. शिक्षणामुळे काय होतो? शिक्षणामुळे काय होते असा प्रश्न आला तर त्याचं उत्तर काय येईल? शिक्षणामुळे माणसाचा सर्वांगीण विकास होतो. प्रत्येक सेंटेंस पे, प्रत्येक लाइन पर एक एक वाक्य, एक एक आंसर और एक एक उत्तर, एक एक प्रश्न और एक एक उत्तर बनता है. आपको खाली क्या ये इतना ही करना होता है कि पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है. अगर शिक्षण घेतला नहीं, हम पढ़ेंगे ही नहीं, तो इंसान कैसा बन जाएगा? इंसान पशु समान बन जाएगा. शिक्षणाशिवाय काय होतो? माणूस पशु समान होतो. काय होतो? पशु समान. पशु यानी राक्षस, दानव. शिक्षणाशिवाय माणूस पशु समान होतो. कारण शिक्षणाशिवाय तरुणोपाय नाही. यशवंतराव चव्हाणांनी सुद्धा सांगितले की शिक्षणाने माणसाचा सर्वांगीण विकास होतो. शिक्षणाशिवाय तरुणोपाय नाही. शिक्षण बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले की जो माणूस शिकेल तो वाघिणीचं दूध प्राशन करून गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही. पण स्त्री आणि पुरुष या दोघांनाही शिक्षण घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. कोणाकोणाला शिक्षण घेणे आवश्यक आहे? शिक्षक घेणे कोणाला आवश्यक आहे? फक्त पुरुषांनाच नाही, तो स्त्री यानी लेडीज और जेंट्स दोनों को भी पढ़ाई जरूरी है. आणि आजच्या जगात, आज के जग में जर स्त्रियांना शिक्षण देण्यात आले नाही तर अर्धार्धिक समाज हा मागासलेला राहील. क्योंकि हमारे बराबर की संख्या उनकी ही रहती है. अगर लेडीज स्त्रियों को हम पढ़ाएंगे नहीं तो आधे से आधा समाज यानी देश अनपढ़ रहेगा. आजकाल जगातील पुष्कळशा भागात आपण स्त्री शिक्षणाचे चांगले परिणाम दिसून येतात. और आज पूरे जग की बात होते हुए इतना ध्यान में रखो कि लेडीज भी अच्छे अच्छे पद पर इस देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कलेक्टर, राज्यपाल, राष्ट्रपति हमारे देश की स्त्री बन गई है. तो जग में अच्छे अच्छे देशों में भी इनके पढ़ाई का प्रमाण अच्छा है. परिणाम इसका यह हो गया, परिणामतः पुष्कळ वाईट रीतीभाती आणि अंधश्रद्धा समाजातून वेगाने नाहीच होत आहेत. आणि अंधश्रद्धा का जो जो फैड रहता है वो सबसे ज्यादा स्त्री लोगों में ही रहता है. तो इसकी पढ़ाई की वजह से क्या होगा, ये जो अंधश्रद्धा थी वो इस अपने देश में से, समाज में से जल्द क्या हो रही है? नष्ट हो रही है. और राष्ट्र का विकास भी कैसा हो रहा है? अत्यधिक तौर पे अच्छा हो रहा है. इसमें क्या है? स्त्रियों का ही योगदान है. क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जिसमें जेंट्स के बराबर लेडीज यानी पुरुष के बराबर स्त्री भी हाथ बटकर बराबरी से काम करने लगी है. और उनके जो उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जवाबदारी है, उसमें भी वो उनको मतलब पुरुष को मदद कर रही है और अपने देश का विकास हो रहा है. तो कैसे समझ में आया होगा आपकी कि स्त्री शिक्षण और पुरुष में शिक्षण का मानव जीवन में क्या महत्व है? शिक्षण लेने से कौन से फायदे होते हैं? शिक्षण किसे किसे देना चाहिए और शिक्षण ना लेने से क्या होता है? तो बघा, आकलन करती 1 मार्क 2 नंबर के लिए ये सवाल आपको आया था. या घटकांना शिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. मैंने आपको बताया या घटकांना म्हणजे कोणाला? स्त्री आणि पुरुष. स्त्री और पुरुष को शिक्षण देने की क्या है? जरूरत है. क्यों जरूरत है? खास करके इतना ही लिखना है आपको, स्त्री और पुरुष को क्या करनी है? शिक्षण देने की जरूरत है. आता आकलन करती एका वाक्यात उत्तरे लिहा. मानवी जीवन विकासात महत्वाचे स्थान कुणाचे आहे? मानव जीवन के विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान किसके है? बघा, मानवी जीवन विकासात शिक्षणाला महत्वाचे स्थान है. मैंने आपको बताया था ना, उसका उत्तर ये आएगा कि हमारे जीवन में शिक्षण का महत्व सबसे ज्यादा है. प्रश्न दूसरा, कोणाच्या शिक्षणामुळे जगात चांगले परिणाम होतात? तर बघा, स्त्री शिक्षणामुळे आज जगातील पुष्कळ भागात चांगले परिणाम दिसून येतात. और स्त्री शिक्षण देने से क्या होती है? अंधश्रद्धा नष्ट हो गई है. देश का विकास दर बढ़ गया है और राष्ट्रीय एकात्मता पुरुषों के बराबर से वो भी काम करने लगी है. लेकिन आपको क्या करना है? खाली एक वाक्य में ही इसका आंसर लिखना है. प्रश्न पहिला, मानवी जीवन विकासात महत्वाचे स्थान कुणाचे आहे? मानवी जीवन विकासात महत्वाचे शिक्षणाचे महत्वाचे स्थान आहे. कोणाच्या शिक्षणामुळे जगात चांगले परिणाम होतात? तर स्त्री शिक्षणामुळे जगात पुष्कळशा भागात आज काय होतात? चांगले परिणाम
दिसून येतात. आता प्रश्न पहिला ई, उतारा क्रमांक 3. पुढील अपठित गद्य उतार्याच्या आधारे दिलेल्या सूचनानुसार कृती करा. 4 गुण. आकलन कृती, विद्वतेची वैशिष्ट्ये. आता आकलन कृतीमध्ये सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे विद्वता. विद्वता आणि बुद्धी, ज्ञान. विद्वता कोणाकडे असो ती क्षणात मिळणारी बाब आहे. ज्याप्रमाणे झाडाची मुळे एकदम खोल खोल जाऊ शकत नाहीत, त्यासाठी महिने, वर्ष लागतात. परंतु जेवढी खोल मुळे असतात तेव्हा त्या झाडाचा पाया भक्कम असतो. तसेच विद्वतेचेही आहे. जेवढ्या प्रयत्नाने ती मिळवाल तेवढे प्रभावी तुमचे व्यक्तिमत्व असेल. आपल्या एकदम विजेसारखे चमकायचे की सूर्यासारखे सातत्याने प्रकाशित राहायचे हे ठरवायचे आहे. विद्वत्ता ही अशी बाब आहे जी केवळ वेळेचा सदुपयोगाने मिळते. बरे तिला कोणी तुमच्याकडून काढून किंवा चोरून घेऊ शकत नाही. ती मिळवण्यात खूप धनसंपत्ती खर्ची घालावी लागत नाही. पण एकदा ती तुमच्या जवळ आली की संपूर्ण राष्ट्र तुमच्या लखलखत्या प्रकाशातून दिपून जाते. आपला कोणी सन्मान करावा अशी भावनाच मनातून निघून जाते. सर्वजण तुमच्या सहवासात येण्यासाठी, तुमचे आदरातिथ्य करण्यासाठी आतुर असतात. थोडक्यात विद्वता तुम्हाला सर्व मिळवून देते, ज्याची तुम्ही स्वप्नातही अपेक्षा केलेली नसते. आणि विद्वता क्या होती है? तो विद्वता कोणाकडेही असो, किसी के पास भी अगर बुद्धी रहती तो वो क्षमता मिळवणारी, क्षणात मिळणारी बाब आहे. ज्या झाडाची मुळे म्हणजे जे पेट ज्याच्या खाली जातात तिथे काय होते, खोल खोल जाऊ शकत नाहीत. त्यासाठी महिने वर्षे लागतात. परंतु जेवढे खोल मुळे असतात तेवढे त्या झाडाचा पाया भक्कम असतो. तसंच विद्वतेचं आहे. तुम्हाला जेवढं ज्ञान असेल, जेवढे तुम्हाला अनुभव असेल, तेवढंच तुमचे काय होते, पाया भक्कम होतो. तसंच विद्वतेचे आहे. जेवढ्या प्रयत्नाने ते मिळवाल तेवढे प्रभावी तुमचे व्यक्तित्व होते. आणि पढ़ाई के लिए विद्वान होने के लिए जितनी मेहनत आप करोगे उतना ही आपका क्या होते है, व्यक्तिमत्व खुलता है. व्यक्तिमत्व चांगलं होतं. आपल्याला एकदम विजेसारखी म्हणजे बल्ब जैसे आपको रोशन होना है, सुपरस्टार होना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. विद्वान बनना पड़ेगा. कौन से भी क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जिस आप क्षेत्र में जाएंगे. आणि की सूर्यासारखे सातत्याने प्रकाशित राहते ठरवायचे आहे. ये क्या करना है आपको, तय करना है. विद्वत्ता ही अशी बाब आहे जी केवळ वेळेच्या सदुपयोगाने मिळते. आणि वेळेचा सदुपयोग करायला शिका. टाइम का वेस्टेज मत करो. तिला कोणीही तुमच्याकडून काढून घेऊन शकत नाही. आप कितने पढ़े हो, आपको कितना ज्ञान है, ये आपसे कोई भले कोई कितना भी करेगा, लेकिन कोई आपसे विद्वत्ता आपका शिक्षण चोरी नाही कर सकता. आणि तुमचे आधार तिथे चांगल्या पद्धतीने होते. आता पुढील प्रश्नामध्ये अपठित गद्य उतार्यात काही दिलीत. विद्वत्तेची वैशिष्ट्ये कुठली? तर विद्वत्तेची वैशिष्ट्ये कुठली? केवळ वेळेच्या सदुपयोगाने मिळते. विद्वत्तेची वैशिष्ट्ये कुठली? केवळ वेळेच्या सदुपयोगाने मिळते. कोणाकडून किंवा चोरी करून घेऊ शकत नाहीत. ज्ञान हम किसी से चोरी करके ले नहीं सकते. विद्वत्ता मिळवण्यासाठी खूप धन संपत्ती करावी लागत नाही. और ज्ञान लेने के लिए, विद्वान बनने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं होती है. आणि विद्वतेच्या प्रकाशात संपूर्ण राष्ट्र काय होते, दिपून जाते. आणि विद्वतेच्या प्रकाशात संपूर्ण राष्ट्र काय होतं, दिपून जातं. कारण हे विद्वतेचे पहिले प्रश्न जो है उसका क्या है, ये आन्सर है. विद्वतेचे वैशिष्ट्ये कोणी काढून किंवा चोरी करून घेऊ शकत नाही. विद्वत्ता मिळवण्यासाठी खूप धनसंपत्ती खर्च करावी लागत नाही. वेळेच्या सदुपयोगाने मिळते. कोणी काढून किंवा चोरी करून घेऊ शकत नाही. विद्वत्ता मिळवण्यासाठी खूप धनसंपत्ती खर्च करावी लागत नाही. विद्वतेच्या प्रकाशात संपूर्ण राष्ट्र दिपून जाते. और प्रश्न दूसरा है कि झाडाची मुलं खोलवर जाणे, घटना कृती पूर्ण करा. कौन सी घटना होती है, पेड़ के जो जड़ रहती है वो जमीन में जाना मतलब, और प्रयत्नाची विद्या मिळवणे. तो इसकी घटना को आपको क्या करना है, अपना व्यक्तित्व क्या होता है, ये पाठ है. सबसे पूर्व महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने आज इसमें तीनों के तीनों पीरियड देखे हैं. तीनों के तीनों पैसेज देखे हैं. इसमें अ आई प्रश्न पहला अपना
हो गया है, देख फिर एक बार रिपीट करता हूँ कि ये काळजीपूर्वक उतारा पढ़ना है। उसके बाद जो आपको प्रश्न पूछे गए हैं, वो भी क्या करने हैं, अपने मन से लिखने नहीं है। जो पैसेज में दिए हैं, वही सवाल आपको क्या करने होते हैं, लिखने होते हैं। और अहम बात यह है कि आकलन कर्तीचे उत्तर अचूक है। जो पूछा गया सवाल है, उसको क्या करना है आपको, अचूक तरीके से क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। सबसे इसी तरह से ये आज का अपना ये पाठ खत्म होता है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है तो हाथ उठाओ बेटा। प्रियांशु कहार, पूछो, माइक चालू करो। सर ये टेलीग्राम पे भेज देना ये हाँ हाँ, पीडीएफ। ठीक है बेटा, भेज दूंगा। समझ सर में आया मुझे ना? हाँ सर। हाँ मुझे भेज हाँ दो, मैं सर। भेज दूंगा सर। हाँ ओके। हाँ सर, और ओके। किसी को कुछ पूछना है तो बोलो बेटा, हाथ उठाओ। ओके सर, लेक्चर फिनिश। हाँ, एक सुमन आई, सुमन बोलो बेटा। सुमन जयसवाल, माइक चालू करो। हेलो बेटा, बोल। अमन, अमन माइक चालू करो। हाँ गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जसं तुम्ही सांगितलं ते काय बोलतो क्वेश्चन आहे ना, हम्म, लास्टला क्वेश्चन आहे तुम्ही सांगितलं पॅसेज मधला पडून घ्या ते करायचं ना सर. कोणतं रे? लास्ट वाला तुम्ही आता सांगितलं ना लास्ट वाला. हा का, म्हणजे घटना करती झाडाची मुळे. हो ते हाँ लास्ट वाला. हाँ, सांगितलं मी ती काय ये होने के लिए पेड़ के जो जड़ है वो मजबूत होने के लिए कौन सी घटना होनी चाहिए, इसमें दिए है, इसमें दिए है वो कि क्या होने चाहिए, उसके जड़ मजबूत होनी चाहिए. हाँ, मजबूत कब होते, अगर मजबूत हो जाएंगे पेड़ के जड़ तो उसका क्या होता है, पाया भक्कम होता है। और अपना भी पाया अगर भक्कम होना है, विद्वान बनना है, तो इंसान को भी ज्ञान लेना चाहिए, ऐसा है। प्रयत्नाने विद्या मिळवणे से काय होतं है, अगर आप ध्यान विद्वान बनेंगे, ज्ञानी बनोगे तो क्या हो जाएगा, आपका व्यक्तिमत्व प्रसन्न हो जाएगा, खुलेगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। तो उसमें है कि ये होने के लिए कौन सी घटना घटने की जरूरत है। मतलब झाड़ का जो जड़ है वो जमीन के अंदर जाने के लिए जाएगा तो कौन सी घटना घटेगी, जड़ मजबूत हो जाएगी उसकी, उसका पाया पेड़ का भक्कम हो जाएगा। कितने भी ये आएंगे, मतलब क्या वादळ आएगा या कोई बारिश आएगी तो वो हिल नहीं जाएगा उसके सामने, इसलिए पेड़ मजबूत बन जाएगा, वैसा है ये घटने के लिए। मौसमी शेख, पूछो बेटा। यस सर, जैसे कि आपने बताया था कि हाँ अगर कोई चीज हमें इम्पोर्टेंट लगता है पढ़ते वक्त तो हाँ, हम उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन कर भी सकते हैं, और उसको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, इतना ध्यान से पढ़ना है कि उसका आपको पहले ही समझ में आना चाहिए कि इस प्रश्न का ये उत्तर है। कैसा है, हर लाइन में एक प्रश्न और एक उत्तर बनता है। आपने इससे पहले किया है अभी 9वीं में, पैसेज पढ़ो और आंसर लिखो, अपने टीचर ने पढ़ाया होगा कि प्रश्न दिए होंगे, उसके प्रश्न कैसे बनते हैं। तो हर सेंटेंस में एक प्रश्न बनता है, उसमें ही उधर एक उत्तर होता है। लेकिन पूरे 5-7 लाइन के पेज में उसको ध्यान से पढ़कर जो 2 ही प्रश्न सवाल दिए हैं उसके जवाब को ढूंढकर लिखने होते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ता है उसको। ओके, लेकिन सर बोर्ड एग्जाम में ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि हमें ये लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये वर्ड आ सकता है, हाँ तो हाँ उसे हाँ, अंडरलाइन कर सकते हैं। कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ, ओके सर। हाँ ओके ओके, धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ।